हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है वो फर्स्ट सेशन है एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट में। आपके एग्जाम के डेट तक अब इस यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज के सेशन होते रहेंगे। आज के दिन तक मैं आईएफएससी ग्रेड ए एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बिजी था, बट वो अब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो मैं पूरा टाइम अपना पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम में ही लगाऊंगा आपकी एग्जाम की डेट तक। ठीक है जी। अगर आपको मेरे को रीच आउट करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके चैट सेक्शन में मुझसे कॉल भी शेड्यूल करा सकते हैं। मैं एनरोल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। चलो, आज हम सर कौन से एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सर, क्या हम एमसीक्यू सिर्फ पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पे एग्जाम क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको मेन जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना जरूरी है। वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं किसी, या फिर आप कोई कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं। चलो, ये आपका सिलेबस है जिसको हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड 55 आवर 60 आवर्स का कंटेंट है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैंने बजट भी पढ़ा रखा है, बट बजट से क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम चांसेस है। बट एक और बात मैं आपको बताता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम है उसमें एक ट्रिकी बात यह है कि प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आने वाले 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, समझ में आती है बात? तो ये 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, क्या वो कुछ टॉपिक से आ सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। तो आपकी जो कवरेज होनी चाहिए वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। 50 क्वेश्चन होते बात अलग होती है, बट यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ सर, हमें समझ में आता है, हमें सिलेबस की एकदम क्लैरिटी हम पहले देख चुके हैं। आप क्वेश्चन कराओ, हम देखते हैं हमारी क्या नॉलेज है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूल 1 के, अच्छा इसी मॉड्यूल के फॉर्मेट में आपके एमसीक्यूज के सेशन आएंगे। जो आज हम पढ़ने वाले वो बेसिक नॉलेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर पढ़ने वाले मॉड्यूल 1। उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग एंड क्रेडिट पॉलिसी, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी आप स्टार्टिंग के अंदर क्रेडिट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं कहीं कंफ्यूजन आ सकता है, बट आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि इसमें जो अलग आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी बातों से लिंक होंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। समझ में आती है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप कहोगे सर ये फर्स्ट मॉड्यूल के हिसाब से तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपको आगे जाके कहीं ना कहीं क्लैरिटी देंगे। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये पीएनबी का कोर्स है, 1999 की फीस है। आज के दिन पे डिस्काउंट चल रहा है, पीएनबी 20 का आप लगाएंगे तो 20% डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल जाएगा, 1600 अराउंड पड़ेगा। पीएनबी 20 कोड है ये। ओके जी, चलो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग होते हैं कि भाई हमें जब क्रेडिट देने जा रहे हैं तो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के हमें क्रेडिट देना है। कह रहा भाई कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ए, सेफ्टी ऑफ फंड्स, बी, सेक्टर ऑफ प्रायोरिटी, सी, प्रॉफिटेबिलिटी, डी, लिक्विडिटी, या फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव आर प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। अगर मैं बात करूं सेक्टर्स ऑफ प्रायोरिटी, ये गवर्नमेंट कहती है, हमारी हमारे क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक कहता है कि मैं आपको कुछ आइडेंटिफाई करके दे रहा हूं, प्रायोरिटी एरिया कहां पर है जहां पर आप लेंडिंग करो। ये प्रायोरिटी बताई जा रही है कि आप यहाँ पे पैसा दो, बट ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि भाई मेरा पैसा, बैंक कह रहा है मेरा पैसा सेफ रहे, मैं जो पैसा किसी को दूं उस पर कुछ प्रॉफिट कमाऊं। मैं यहाँ पे कुछ वो थोड़ा ना करने हो, क्या कहते हैं एनपीओ थोड़ा ना चला रहा हूं कि मैं फ्री में पैसा बांट दूं। प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल है, सेफ्टी ऑफ फंड तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ लिक्विडिटी। जब भी पैसा बांटा जाता है, अगर आप लेंडिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर आप पैसा बांट रहे हो तो जिसका आपने डिपॉजिट ले रखा है उसको भी तो पैसे वापस करने हैं। तो उसको ध्यान में रख के एसेट लायबिलिटी को आपको मैच करना पड़ता है, और लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग कौन सा नहीं है इसके अंदर? वो है सेक्टर ऑफ प्रायोरिटी। वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक बताता है कि इन इन एरिया को आप क्रेडिट दो यार, उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, हमें बात समझ आती है। प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में 3 बातें हमें क्लैरिटी है, सेफ्टी ऑफ फंड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। रेट द फॉलोइंग एसेट्स ऑन लिक्विडिटी, 1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड थर्ड बीइंग द लीस्ट लिक्विड एसेट। सर ये लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट मतलब फटाफट कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहता है कैश के अंदर। अगर कोई मेरे से पैसे मांगने आ गया और मेरे पास कोई एसेट है, मेरे पास कैश नहीं पड़ा, मेरे पास दूसरा कोई एसेट पड़ा है, तो अगर कोई मेरे से पैसे मांगने आ गया, सर ये कौन पैसे मांगने आया? अरे इससे मैंने उधार लिया था, ये मेरे से पैसे मांगने आ गया। अब कह रहा है मेरे को पैसे दो, तो मेरा जो एसेट है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश के अंदर, वो लिक्विडिटी बताता है।
अगर मेरे पास गोल्ड है तो फटाफट बाहर कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं जो कह रहे हैं आप हमें गोल्ड दो और कैश ले जाओ है। तो मतलब कितना लिक्विड एसेट है वो। अगर मैं बोलूं कोई मेरे पास शेयर पड़े डीमैट फॉर्म के अंदर, मैं फटाफट क्या कहते हैं ऑर्डर डाला जी जो भी रेट चल रहा है बेचो। बाहर दरवाजे पे बंदा खड़ा है पैसा मांग रहा है मेरे से, तो फटाफट मैंने बेचे क्या कहते हैं शेयर्स को, मेरे अकाउंट में पैसे आए और मैंने उसको ट्रांसफर कर दिए, है कि नहीं। तो लिक्विड है कि नहीं है ये। तो कह रहे हैं इन तीनों में नीचे बताओ, टर्म लोन लिक्विड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या लिक्विड है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या वो लिक्विड है। तो इसमें बोला फर्स्ट रखेंगे मोस्ट लिक्विड। चलो जी इसमें बात करते हैं। जो टर्म लोन है बैंक ने दे रखा है, इसमें नाम में आ रहा है कि किसी टाइम के लिए दे रखा है, किसी टर्म के लिए दे रखा है, 5 साल 2 साल 3 साल। तो मतलब 2 साल लग जाएंगे पैसे को वापस आने में, 5 साल लग जाएंगे पैसे को वापस आने में। तो हाँ भाई इसमें पैसे तो आएंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी। एक आया मार्केटेबल सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बैंक। बैंक के पास सिक्योरिटीज है जो मार्केटेबल है, बेच सकते हो। हमें समझ में आता है भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो ज्यादा लिक्विड है इस टर्म लोन से, इसको ऊपर रख दो भाई, उसको ऊपर रख दिया हमने, मार्केटेबल ज्यादा लिक्विड है। फिर नीचे आया डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन इनकम ऑफ अ बैंक। अब ये क्या चीज आ गई सर, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। इस केस के अंदर जो भी क्या कहते हैं हमारा जो बैंक होता है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट होता है, उसकी इनकम के ऊपर कुछ टैक्स बनेगा, बट जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लॉज अलग है, और जो हमारा बैंक जिससे बैलेंस शीट बनाता है कंपनीज एक्ट को फॉलो करते वो लॉज अलग है, आरबीआई की बात मान के वो लॉज अलग है। तो कभी कभी इनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और आ रहा है इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से, बट कंपनीज एक्ट और बैंकिंग के प्रोविजन के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। तो उस रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से आपने इन्होंने इनकम टैक्स वालों ने ज्यादा टैक्स ले लिया, तो आप क्या बोलते हो यार आप मेरे से ज्यादा टैक्स ले रहे हो, अभी मेरे इन पर्टिकुलर बैंकिंग एंड कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से कम टैक्स बन रहा है, बट इनकम टैक्स वालों ने मेरे से ज्यादा टैक्स ले लिया। तो इसका आगे जाके रिवर्सल होता है, मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके मुझसे कम टैक्स लेंगे। ठीक है जी। तो इस रिस्पेक्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। जी अभी तो आप मेरे से ज्यादा टैक्स ले रहे हो बट आगे जाके आपको मेरे को वापस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको आगे जाके मिलेगी अगर आप शेड्यूल 3 का लेक्चर देखेंगे, तो वहां पर हर एक लाइन आइटम शेड्यूल 3 की एक बैलेंस शीट की डिस्कस्ड है, वहां पर सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के जो लेक्चर्स है वो आगे के टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। चलो सर हमें समझ में आता है। आंसर बताओ ये डेफर्ड टैक्स एसेट लिक्विड है कि नहीं है। चलो जी, आप अगर बात को सुन रहे थे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर एसेट लिक्विड नहीं है। आगे जाके कभी प्रॉफिट होगा, इसका रिवर्सल होगा, तब जाके मेरे को बेनिफिट होगा। तो इसके अंदर तो आगे की कोई क्लैरिटी नहीं कि कब होगा, तो ये कैसे लिक्विड हो सकता है। तो भाई लिक्विड नहीं है ये। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो मोस्ट लिक्विड है। फिर आएगा टर्म लोन गिवन बाय बैंक सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन इनकम ऑफ अ बैंक। ठीक है जी। तो हमें समझ में आता है इसमें कौन सा है, ई ई ई। चलो जी परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, डैश इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक aimed at ensuring that the bank does not face a liquidity crisis। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग को डिस्कस करें जिसमें तीन बातें थी, सेफ्टी ऑफ फंड, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बारे में। तो यहां पर बोल रहे हैं कौन सा मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन है जो लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होने देता, मतलब उस पर ध्यान रखता है। तो क्या है, नो योर कस्टमर। ए कह रहा है नो योर कस्टमर है तो लिक्विडिटी नहीं होगी, मतलब ध्यान रखो कस्टमर का। बी कह रहा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग की बात कर रहा है। सी कह रहा है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। डी कह रहा है कैपिटल का मैनेजमेंट। ई कह रहा है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा जी, जो केवाईसी नॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है उसके अंदर क्या बात होती है कि हमें पता होना चाहिए कस्टमर कैसा है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि कोई टेररिस्ट की एक्टिविटीज में तो कोई काम नहीं चल रहा, हम अपने कस्टमर को जानते हैं ना ये कौन है, इसकी सारी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कर रखी है, तो इसका लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के अंदर आगे जाके अगर कभी कोई बैंक को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके पास कोई सोर्स है स्टेबल फंडिंग का, कोई सोर्स है उसके पास फंडिंग का, उससे नेट स्टेबल फंडिंग एक रेशियो डिराइव होती है। ठीक है जी। सी पॉइंट है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप एसेट बांट रहे हो, अब देखो यहाँ पर बैंक जो भी लोन बांट रहा है बैंक के लिए वो एसेट है, पैसे लेने हैं वापस। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है, जो आपके पैसे डिपॉजिट्स पड़े, जो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक को आपको वापस करनी है, तो ये बैंक की लाइबिलिटी होगी। तो इन दोनों को बैंक को मैच करके चलना पड़ता है। अगर आप पैसे मांगने चले गए बैंक के पास और बैंक आपको बोल दे कि जी पैसा तो है ही नहीं, हमने सारा पैसा लोन पे बांट दिया, तो वहां पर दिक्कत आ गई, वहां पर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गई।
समझ में आती है बात? तो इसलिए एसेट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट लिक्विडिटी क्राइसिस को हटाता है, उसका ध्यान रखता है कि ना हो ये। ठीक है जी, चलो जी। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल का कि भाई कैपिटल बना रहे, टीयर 1 कैपिटल के अंदर जो डिवीजन होता है उसका ध्यान रखा जाता है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी हम पैसा दे रहे हैं, जो भी पैसा हम लोन में बांट रहे हैं, उसका रिस्क कम रहे। मतलब जिसको भी हम पैसा दे रहे हैं हमारा पैसा वापस करे ना, उसके फाइनेंशियल साउंड हो, भाई वो बंदा अच्छे कैरेक्टर का हो, उसकी जो कोलेटरल हो वो बढ़िया हो, उसका बिजनेस साउंड हो, वो सारी बातें। तो इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर नेट स्टेबल फंडिंग के अंदर अगर आगे जाके लिक्विडिटी हमारी क्या कहते हैं दिक्कत आती है, क्राइसिस होती है, तो नेट स्टेबल फंडिंग अगर ठीक है, इनके पास फंडिंग अवेलेबल है, तो लिक्विडिटी की क्राइसिस आएगी नहीं, पैसे मांग लेंगे। बट अगर मैं बी और सी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करूं तो वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है। करेक्ट? तो आपको दो आंसर में से मोस्ट अप्रोप्रिएट भी चूज करना पड़ सकता है, आईबीपीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। एमसीएलआर होता क्या ये? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ठीक है जी, इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। किस किस को देख के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट निकलता है? ए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। अच्छा, लेंडिंग रेट मतलब कि आपको देना है, लोन देना है, तो उसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि कितना मतलब कॉस्ट पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट कितना पड़ेगा एक बैंक को उसको लेंड करना है, उसके हिसाब से वो बताएगा हाँ जी इतना हमारा क्या कहते हैं फंड का कॉस्ट बढ़ता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपसे क्या कहते हैं प्रीमियम लेंगे। ठीक है जी, उसको क्या बोलता भी बताते हैं। तो फर्स्ट बात आई, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है उस पर डिपेंड करता है। बी, टेन्योर प्रीमियम पे डिपेंड करता है। सी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। डी, कैश रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। या ई, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट है, बात को समझते हैं। एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ही होगी, अगर आपने कोई एफडी करा ली बैंक के पास जाके और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक के लिए तो वो कॉस्ट होगी ना, आपके ऊपर तो दे रहा है वो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट। फिर ये वाले पैसे को बैंक लोन में बांटता है और उनसे इंटरेस्ट रिकवर करता है, बीच में थोड़ा बहुत कमा लेता है वो, उनको ज्यादा रेट पे देता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या आता है टेन्योर प्रीमियम, आप कितने टाइम के लिए लोन दे रहे हो। ऐसे ही ओवरनाइट टेन्योर 3 मंथ्स एमसीएलआर निकलता है, 6 मंथ्स एमसीएलआर निकलता है। तो हर एक पर्टिकुलर जो टेन्योर है, कितने टाइम के लिए लोन लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी रेट्स वेरी करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक के खुद के भी तो एक्सपेंसेस हैं, बैंक सैलरी खुद बांट रहा है, उसने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। उसको देख के ही तो हम लेंडिंग रेट निकालेंगे कि कितने पे हमें लेंड करना है। अच्छा, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट अगर हम बात करें तो ये हर एक बैंक का अलग अलग है। बैंक कोई इफेक्टिवली काम कर रहा है, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, उसके ज्यादा खर्चे हैं, वो ज्यादा पार्टियां करवा रहा है। तो इस केस के अंदर आप जाकर चेक करो अलग अलग बैंक का एमसीएलआर, देखोगे वो थोड़े अलग अलग रेट है। समझ में आती है बात? ये कोई आरबीआई नहीं बता रहा कि एमसीएलआर हम निकाल के देंगे। आरबीआई कह रहा है हर एक बैंक अपने हिसाब से निकाल ले वो कितने पे लेंड करना चाहता है फंड्स को। जो कस्टमर है वो इन्फॉर्म्ड है, वो चेक करेगा, जिसका सस्ता पड़ रहा है उससे आके ले लेगा। अच्छा सर, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या इंपैक्ट डालता है, पहले ये बताओ। ऊपर की तीनों बातें में समझ में आती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, टेन्योर प्रीमियम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, कैश रिजर्व रेशियो से क्या फर्क पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, आरबीआई ने बोल दिया बैंक को भाई कुछ पैसा अपने पास रखना, कुछ पैसा बांट मत देना लोन की फॉर्म में, कुछ पैसा आपके पास लिक्विड होना चाहिए कि कोई पैसा मांगने आ जाए, कोई डिपॉजिटर तो आप दे सको। तो इस रिस्पेक्ट में ये पैसा आइडल हो गया ना, ये पैसा जो सीआरआर मेंटेन करने को बोल दिया वो आइडल हो गया। मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता लोन की फॉर्म में, मतलब इस पे कोई कमाई नहीं होगी। बैंक कह रहे इस पे कोई कमाई नहीं है, अगर इस पे कोई कमाई नहीं है तो ये लेंडिंग रेट को बढ़ाएगा, कॉस्ट बढ़ गई ना मेरी, इस पे कोई कमाई नहीं हो रही एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, तो मैं जो वैसे लोन बांट रहा हूं मैं उनसे रिकवर करूंगा, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे ले लूंगा। तो एमसीएलआर डिपेंड करते हैं इन चारों बातों पे। ओके जी, ओके जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डैश फॉर्मुलेट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ बैंक। क्रेडिट एनालिस्ट निकालते हैं, क्रेडिट ऑफिसर निकालता है, बैंक का बोर्ड निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है, ई या शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक बताते हैं। तो इसका आंसर है बैंक का बोर्ड। यहां पर मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग की बात खत्म होगी। सर क्या प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग है वो उतना ही था? नहीं, उसमें मतलब काफी और बातें भी है, बट वो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको कंप्लीट करना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए। चलो पढ़ते आगे। अच्छा, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है? हर एक बैंक क्रेडिट की पॉलिसी बनाता है कि हाँ भाई हमें लोन बांटने हैं, तो हम बता रहे हैं, बैंक का बोर्ड बता रहा है कि हम आपको बता रहे हैं आपको किस तरीके से लोन बांटना है, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है।
वहां पर वो क्या कहते हैं, हायरार्की बता देंगे, कितने रुपए का लोन बांट रहे हो, अच्छा इतने रुपए का लोन है तो ब्रांच वाले से अप्रूव करा लो, छोटा सा लोन है 50 लाख अप्रूव करा लो, अच्छा 1 करोड़ का लोन है तो एक ऑफिसर बिठाएंगे हम, उससे अप्रूव करा लो, अच्छा 15 करोड़ का लोन है तो हमारा क्या कहते हैं एक हेड है वो अप्रूव करेगा। तो पॉलिसी के अंदर और भी बड़ी सारी बातें बोली जाती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन हमें थोड़ा सा नहीं देना, ठीक है जी, कि भाई जो क्या कहते हैं बैंक कहता है कि यार ये सेक्टर थोड़ा सा रिस्की है, हम इसको थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके चलेंगे, तो पॉलिसी में बता रखा है, तो ये पॉलिसी अवेलेबल रहती है, हैंडी रहती है, जो भी लोन बांटने के काम में लगा हुआ है तो वो देख के लोन बांटेगा, ठीक है जी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर बोल देंगे कि हाँ भी किस टाइप का लोन है, तो उसके लिए हमें कौन सा सिक्योरिटी, कोई कौन सा कोलेटरल एसेट चाहिए, तो वैसी बातें लिखी जाती हैं, ठीक है जी। आप में से जो भी बैंक में काम कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि एक बुक होती है ना जिसमें जिसका नाम होता है क्रेडिट पॉलिसी, अलग अलग नाम दे देते हैं हर एक बैंक, कॉर्पोरेट क्रेडिट पॉलिसी, सीसीपी ऐसे करके नाम दे देते हैं, तो उसके अंदर सारी बातें लिखी होती है। जब भी आपको देखना होता है हाँ भाई ये लोन दे सकते नहीं दे सकते, तो आप उसको रेफर करते हो जाके, ठीक है जी। चलो, ये कौन बनाता है, बैंक का बोर्ड, ये डिसाइड करता है। अच्छा ये बैंक का बोर्ड जो बनाएगा क्रेडिट पॉलिसी, वो किन बातों को ध्यान में रख के बनाएगा, वो आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी को ध्यान में रख के बनाएगा ना, जो आरबीआई सर्कुलर निकालता है, डायरेक्शन देता है, उसको मानते हुए इसको वो टाइट कर सकता है, आरबीआई के जो डायरेक्शंस है उनको अपने बैंक में वो टाइटन कर सकता है, बट रिलैक्स नहीं कर सकता, ठीक है जी। समझ में आती है बात, ओके जी सर, बात समझ में आती है। अगली पार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect with respect to credit policy? A, credit policy is designed to maintain a close watch on quality liability. B, credit policy aim that the credit expansion should be steady, sustained and prudent. Okay ji. Credit policy is a formal statement objective of a bank. Perfect. D, credit policy is also known as loan policy. E, all of the above statements are correct. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। जो भी क्रेडिट पॉलिसी का काम चल रहा है, क्रेडिट का मतलब क्या है, आप लोन बांट रहे हो, जो आप लोन बांट रहे हो, बैंक जो लोन बांट रहा है बैंक के लिए वो असेट है, बैंक जो लोन दे रहा है वो बैंक के लिए असेट है। तो क्रेडिट पॉलिसी इज डिजाइन टू मेंटेन अ क्लोज वॉच ऑन क्वालिटी असेट्स, ना कि लाइबिलिटी। क्रेडिट पॉलिसी को लाइबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी जो क्रेडिट की पॉलिसी है उसमें भी लाइबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है जी, बैंक की लाइबिलिटी मतलब जो भी डिपॉजिट आ रहा है, जो भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट में पैसा आ रहा है वो बैंक की लाइबिलिटी है। उससे क्रेडिट पॉलिसी को क्या फर्क पड़ता है, क्रेडिट पॉलिसी का काम है लोन को बांटना, लोन को बांटना। तो हमारे लिए लोन को बांटना क्या है, हमारे क्वालिटी, हम उस पर्टिकुलर लोन को बांटने की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, उस पर वॉच रखते हैं। अच्छा इधर कंफ्यूज मत होना, बैंक लोन बांट रहा है बट बैंक के लिए वो असेट है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई क्वालिटेटिव मेजर फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल अप्रेजिंग अ लोन। अच्छा इसमें से कह रहा है कि हम अप्रेज कर रहे हैं लोन, लोन बांटने जा रहे हैं, तो इसमें से जो नीचे दे रखा है उसमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेजर है, दो मेजर होते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, चलो जी पढ़ते हैं। एक, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इन टर्नओवर ऑफ टर्नओवर, ठीक है जी। बी, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, सर ये क्या है, मतलब जब भी लोन दे जाता है तो बोलता है, बैंक बोलता है हाँ आपको लोन तो देंगे बट इसमें खुद का भी कुछ पैसा डालो, तो वो होता है प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन। सी, मार्जिन ऑन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में कितना डिफरेंस है, जो भी लोन है उससे कितना डिफरेंस है, कितनी ज्यादा है, ठीक है जी। डी, प्रमोटर्स ट्रैक रिकॉर्ड। ई, ग्रॉस डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो क्वालिटेटिव मेजर है वो है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटर। इजी क्वेश्चन है, प्रमोटर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसने पहले लोन दिए है वो इसने वापस कर लिया नहीं कर लिया, जो लिए थे कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर तो नहीं है, पहले से मतलब इसका जो स्कोर है, सिविल स्कोर है वो सब ठीक है। बाकी सारी बात क्वांटिटेटिव मेजर है। ग्रॉस डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है कि उसका डेट की सर्विस जो करना आगे जाके जो पैसा वो मांग रहा है उसको वो कितना टाइम्स कवर कर पा रहा है। मार्जिन ऑन सिक्योरिटी, कितना जो सिक्योरिटी वो दे रहा है, क्वांटिटेटिव में तो है ना कि भाई कितनी वैल्यू इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की लोन के रिस्पेक्ट में, कितना मार्जिन है, 1 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ 20 लाख की हमारे पास प्रॉपर्टी दे रहा है वो। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 करोड़ का लोन है, 20% प्रमोटर लेकर आ रहा है, 20 लाख रुपए वो ला के दे चुका है कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट के अंदर 20 लाख मेरा, 80 लाख आपका, ये भी क्वांटिटेटिव है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर टर्नओवर की बात करें तो कितने टाइम उसका क्या कहते हैं टर्नओवर ग्रो कर रहा है पिछले सालों से, 3 साल 4 साल, कितने सालों से कितने रेट पे वो ग्रो कर रहा है। ओके जी, वो भी क्वांटिटेटिव मेजर है।
ओके जी, समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ अ बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बोरोइंग इज लिंक्ड टू। अच्छा सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्रेडिट पॉलिसी से क्या लेना देना? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का हो गया, आगे का लेवल का हो गया। अगर बात करें तो ये एक्सपोजर नॉर्म, लार्ज क्रेडिट जो फ्रेमवर्क होता है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, उसका पार्ट है। बट क्रेडिट पॉलिसी जो भी डिजाइन होती है वो उन सारी बातों को देख के डिजाइन होती है। अगर आरबीआई ने बोल दिया कि आपको एग्रीगेट एक्सपोजर इंडिविजुअल और ग्रुप बोरोइंग के रिस्पेक्ट में आपको कुछ मेंटेन करना है, कुछ परसेंटेज में मेंटेन करना है, किसी बात को ध्यान में रख के मेंटेन करना है, तो वो माननी पड़ेगी और उसका रेफरेंस आपको अपनी क्रेडिट पॉलिसी में भी देना पड़ेगा ताकि जो क्रेडिट का अप्रेजल करे वो ध्यान रख सके। चलो सर, हमें बात समझ आती है। कहता है भाई किसके ऊपर लिंक्ड है, क्वेश्चन अलग है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा कि एग्रीगेट एक्सपोजर कितना हो सकता है, बोला कि किससे लिंक्ड है, क्वेश्चन अलग है। कह रहे हैं कि आपका जो एक्सपोजर होगा वो किससे लिंक्ड है, कैपिटल बेस से लिंक्ड है, नेटवर्थ से लिंक्ड है, बोरोड कैपिटल से लिंक्ड है, टोटल डिपॉजिट जो पैसे आपके पास पड़े उससे लिंक्ड है, या टोटल इक्विटीज एंड टोटल लायबिलिटीज इससे लिंक्ड है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपने आगे पढ़ रखा है इसके बारे में, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं इजी लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल बेस। अब यहाँ पर भी कैपिटल बेस और नेटवर्थ में क्या फर्क है उसकी क्लैरिटी आपको कैपिटल के बारे में क्लैरिटी लेके मिलेगी। कैपिटल क्या होता है सर, हम पढ़ के आ चुके, आपने पहले बेसल नाम का लेक्चर इसलिए डाला था ना ताकि हमारी कैपिटल की नॉलेज के बारे में मतलब क्लैरिटी मिल जाए। तो बात सही है, वहां पर आप जाके देखोगे कि अलग अलग टाइप की कैपिटल कितनी है, टीयर 1, एडिशनल टीयर 1, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में बोला गया। और यहाँ पर भी जो एक्सपोजर दिया जाता है उसके अंदर भी कैपिटल बेस के बारे में चर्चा है कि जो भी बैंक एक्सपोजर देगा उसमें कैपिटल बेस के परसेंटेज पे देखा जाएगा। तो अगर बात करें सिंगल काउंटर पार्टी है तो उसको कैपिटल बेस का 20% तक का एक्सपोजर दे सकते हैं। 20% कैपिटल बेस जो है उसका 20% एक पार्टी को दे सकते हैं, मैक्सिमम सीलिंग है। वही अगर ग्रुप हो तो वो 25% तक हो सकता है। पहले ये लिमिट 15% सिंगल काउंटर पार्टी के लिए और क्या कहते हैं जो ग्रुप है उसके लिए 40% होती थी। तो ये रिड्यूस हुआ 2019 के अराउंड। बात समझ में आती है? चलो सर, हमें पता है सिंगल काउंटर पार्टी के लिए क्या आ गया हमारा एक्सपोजर 20%। किसका? कैपिटल एलिजिबल कैपिटल बेस। सर ये कैपिटल बेस क्या होता है उसकी भी क्लैरिटी दे दो। तो कैपिटल बेस के अंदर सिर्फ टीयर 1 कैपिटल आती है, टीयर 1 कैपिटल आते हैं। क्लैरिटी नहीं है टीयर 1 कैपिटल की, इससे पिछला लेक्चर देखना है आपको जाके बेसल नॉर्म्स का। ओके ठीक है जी। तो सिंगल काउंटर पार्टी, अच्छा 20% तो ये आपका क्या कहते हैं बेस है, इसको 5% आप और भी बढ़ा सकते हैं अप्रूवल्स लेके, मतलब 25% भी हो सकता है सिंगल काउंटर पार्टी में, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है बोर्ड से। ओके जी, चलो जी, आज का सेशन अच्छा था और यहीं पे समाप्त करते हैं ना। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, आगे के सेशंस देखते रहना, क्रेडिट के बारे में काफी क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलो जी, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा बाय बाय। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप अगर मेरे कोर्स को रेफर करना चाहते हैं। ओके जी, बाय बाय।